Hello friends, this is my 13th lecture on equilibrium. In this lecture, we will study about indicators and a selection of indicators for different type of acid-base reaction. So watch this lecture carefully and don't forget to subscribe my channel Chemistry by a Friend. Thank you so much. देखो बच्चों, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडिकेटर्स, है ना। तो अपन पढ़ेंगे भी थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स। देखो थ्योरी इंडिकेटर्स देखो होते क्या हैं, नाम से ही लग रहा है कि इंडिकेट करते हैं, है ना। इंडिकेट किसको इंडिकेट करते हैं? जब भी टाइट्रेशंस होती हैं, टाइट्रेशंस के अंदर एंड पॉइंट को इंडिकेट करते हैं। एंड पॉइंट मतलब इक्वलेंस पॉइंट। जब एसिड और बेस इक्वल अमाउंट में मिलाया जाए, इक्वल इक्वलेंट से मिलाया जाए, तब जो एंड पॉइंट आएगा उसको इंडिकेट करते हैं। अब देखो टाइट्रेशंस होता है ना, ये भी बहुत तरह की होती है ना। तो पर जैसे कोई एसिड बेस्ड रिएक्शंस, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होती है, रिडॉक्स टाइट्रेशंस होती हैं, कोई कॉम्प्लेक्स टाइट्रेशंस होती हैं। पर यहाँ पे अपन मात्र एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस के इंडिकेटर्स की बात करेंगे। क्लियर है आपको सबको बात? ये ध्यान दो। तो इसका मतलब इसकी डेफिनेशन जो क्या बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे? एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस which is used to determine the end point in a titration। इसका मतलब जब आपकी रिएक्शन होगी, जब एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो जब लास्ट में जब न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आ जाता है, जब इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाएगा, जब एसिड बेस इक्वल अमाउंट में होंगे, तब उसको इंडिकेट करेगा। अब इंडिकेट कैसे करेगा वो बताऊंगा मैं आपको ना, ध्यान दो। देखिए अब ये होते कौन से हैं, है ना। जो ये सब्सटेंस होते हैं इंडिकेटर्स, तो ये होते हैं वीक एसिड और बेस होते हैं। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, है ना। देखो कैसे बोलेंगे फिर अपन। फर्स्ट पॉइंट देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट क्या है कि ये जो होते हैं इंडिकेटर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्यों होते हैं? क्योंकि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं ये वीक होते हैं। वीक जैसे वीक एसिड होता है और वीक बेस। क्लियर बात सब लोगों को? और इनकी प्रॉपर्टी क्या रहती है? इनकी प्रॉपर्टी रहती है कि ये कुछ सर्टेन पीएच के अंदर अपना कलर चेंज करते हैं। मतलब उस पीएच के ऊपर तो इनका अलग कलर रहता है, उस पीएच के नीचे उनका अलग कलर रहता है ना। देखो इसका मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टी तो क्या है इनकी, चेंजेस देयर कलर इन सम सर्टेन, है ना, चेंजेस देयर कलर इन सम सर्टेन पीएच रेंज। मतलब कुछ पीएच रेंज के अंदर ये अपना कलर चेंज करेंगे, है ना। अब मान लो एक बात सोचो कि वो पीएच जो रेंज है ना, अगर वही मान लो जो पीएच रेंज है वही इक्विवेलेंस पॉइंट भी है ना। अगर वही पीएच इक्विवेलेंस पॉइंट भी है तो क्या हो जाएगा? तो वो इक्विवेलेंस पॉइंट पे पीएच कलर चेंज कर देगा। सोच पा रहे हो बात ये आप, है ना। जैसे देखो, जैसे एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे इन एग्जांपल देखिए, जैसे फिनोफ्थिलीन है ना। फिनोफ्थिलीन जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा और फेमस इंडिकेटर है, बेसिक इंडिकेटर है ये। देखो फिनोफ्थिलीन का जो पीएच, जो इसका पीएच रेंज होता है ये 8.2 से लेके 10.4 10 तक मान लो ना, 10 तक होता है ऑलमोस्ट ये। ठीक है, ये इसका पीएच रेंज है। मतलब इस रेंज के अंदर ये अपना कलर चेंज करता है ना। और जो कलर चेंज कैसे करता है, देखो इस रेंज से पहले तो ये होता है कलरलेस, और इस रेंज के बाद में ये होता है पिंक। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान सुनना। जैसे अगर अगर आपका रिएक्शन चल रही है ना, उसमें स्टार्टिंग में आप टाइट्रेशन करा रहे हो, तो स्टार्टिंग में क्या है, जो आपका सॉल्यूशन जो बन रहा है वो एसिडिक है। एसिडिक है मतलब पीएच तो कम रहेगा बहुत, तो स्टार्टिंग में ये क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा। ठीक है, अब मान लो उसका ध्यान दो, अब मान लो उसका जो इक्विवेलेंट पॉइंट आया है ना, इक्विवेलेंट पॉइंट आया वो कहाँ हो जाएगा, इन दोनों के बीच में आया। मान लो 9 आया, तो 9 आएगा तो क्या होगा, जैसे 9 आ रहा होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, पीएच चेंज होगा। पीएच चेंज होगा तो ये अपना कलर चेंज करने लग जाएगा। समझ में आया आपको बात?
है ना। इसका मतलब क्या होगा कि ध्यान सुनो, जब अगर एसिड बेस रिएक्शन, अगर मैं एसिड और बेस, है ना, एसिड और बेस, एसिड मतलब रेड और ये बेस मतलब ब्लू, अगर एसिड और बेस को मिला रहा हूँ और दोनों अगर इक्वलेंट पॉइंट आ गए हैं, देखो दोनों अगर इक्वलेंट, जब इनके इक्वल हो चुके हैं तब अगर वो उस टाइम जो पीएच ऑफ सॉल्यूशन है अगर वो इस रेंज में है तो ये अपना कलर चेंज कर देगा, है ना। कलर चेंज कर देगा मतलब क्या हो जाएगा, अब पहले तो अगर रिएक्शन हो तो मुझे पता नहीं लग रहा ना कि भाई क्या कब इक्वलेंट पॉइंट आया, है ना। अब अगर मान लो फिनॉल्फथलीन डाला और फिनॉल्फथलीन का कलर चेंज हो गया इक्विवेलेंट पॉइंट पे, इसका मतलब क्या होगा कि भाई इसका जो इक्विवेलेंट है ना, इसके जो इक्विवेलेंट है वो इसके बीच में है, 8.2 से 10 के बीच में है। क्लियर है बात सब लोगों को ये बात, है ना। इसका मतलब ध्यान दो, जैसे फिनॉल्फथलीन जो भी इंडिकेटर्स होते हैं ना, इनकी एक पीएच रेंज होती है, इनसे इससे पहले अलग कलर रहेगा, इसके बाद में अलग कलर रहेगा, और इस टाइम पे ये अपना इस पीएच रेंज में ये अपना कलर चेंज करेंगे और इंडिकेट कर देंगे कि भाई इस टाइम पे, मतलब अगर इसका कलर चेंज हो रहा है इसका मतलब इस टाइम जो पीएच है वो 8.2 से 10 के बीच में। क्लियर बात सब लोगों को ये बात, है ना। अब जैसे इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं वो देखिए, जो मेजरली काम के हैं, ध्यान दो। नेक्स्ट आ गया अपने पास इंडिकेटर्स, है ना। तो इंडिकेटर्स जो अपने काम के हैं, जो एग्जाम पूछे आते हैं, ये मेजरली दो पूछे आते हैं, फिनॉल्फथलीन मिथाइल ऑरेंज, है ना, और लिटमस भी पूछा जाता है, उसके बाद है मेलाकाइट ग्रीन, है ना, ये भी कई बार पूछा जाता है। देखो इसके लिए आपको पीएच की रेंज दे रखी है, जैसे अगर मैं बोलूँ फिनॉल्फथलीन का तो 8.3 से 10 के बीच में ये अपना कलर चेंज कर लेगा, इससे पहले रहेगा कलरलेस, इसके बाद में रहेगा पिंक, इन दोनों के बीच में ये अपना कलर चेंज करेगा, ठीक है। इसका मतलब बेसिक रेंज में चेंज करेगा ये ना। अब ये देखो मिथाइल ऑरेंज, ये अपने एसिडिक रेंज में कलर चेंज कर रहा है, 3.1 से 4.4 के बीच में कलर चेंज कर लेगा, इससे पहले ये रेड रहेगा, इसके बाद में येलो रहेगा। सिमिलरली लिटमस देख लो, लिटमस भी क्या करेगा, 4.5 से 8.3 के बीच में ये अपना कलर चेंज कर लेगा। क्लियर बात सब लोगों को, है ना। तो और उससे पहले क्या रहेगा, रेड रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आया, ध्यान दो, अगर आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आया वो अगर इस रेंज के बीच में आ रहा है तो मतलब उसके उस रिएक्शन के लिए अपन फिनॉल्फथलीन को एज ए इंडिकेटर काम में ले सकते हैं। समझ में आया। अगर इक्विवेलेंस पॉइंट मान लो एसिडिक आ रहा है ना, 3.1 से 4.4 के बीच में आ रहा है, तो उस रिएक्शन के लिए अपन मिथाइल ऑरेंज को एज अ इंडिकेटर काम में ले सकते हैं। क्लियर है बात सब लोगों को, है ना, ठीक है। देखो तो ऐसे ही ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं, ऐसे ही ये सारे इंडिकेटर आपके काम में आते हैं। अब आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या हो रहा है जिसके वजह से ये इंडिकेटर्स अपने काम में लेंगे और इतना ही पीएच क्यों आ रहा है। देखिए, तो इसकी जो थ्योरी है ना वो दो तरीके समझाई गई है। तो अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ओसवाल्ड थ्योरी के बेसिस पे कि कैसे ये एसिड बेस्ड इंडिकेटर काम करते हैं। अब देखो अपन ये थ्योरी समझते हैं कि किस थ्योरी पे ये काम करता है, ठीक है। देखो अब मान लो मैंने फर्स्ट थ्योरी पढ़ी अपन ने, ओसवाल्ड थ्योरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। ध्यान समझना, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लो फिनॉल्फथलीन लिया। अब फिनॉल्फथलीन मैंने कहा था ये एक है ना वीक एसिड होता है ना, वीक एसिड तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको अपन, HPH बोल रहा हूँ इसको मैं, है ना। ये फिनॉल्फथलीन और इसके एक H होगा, अगर डिसोशिएट होगा वीक है तो डबल एरो आएगा, है ना, पार्शली डिसोशिएट होगा H+ और PH-। अब होता क्या है, जब ये अनडिसोशिएटेड रहता है ना तब तो ये होता है कलरलेस, जब डिसोशिएट रहता है तब हो जाता है ये पिंक। क्लियर बात सब लोगों को। और अगर ये बताओ, अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो कैसे लिखेंगे अपन, H+ और ये हो जाएगा PH- और नीचे क्या आ जाएगा अपने पास HPH, है ना, प्रोडक्ट अपॉन क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट आ जाएगा। यहाँ तो बात क्लियर सबको, ठीक है। अब आपको पता लग गया कि अनडिसोशिएटेड रहेगा तो कलरलेस रहेगा और डिसोशिएट रहेगा तो पिंक रहेगा, ठीक है। देखो अगर अपन एसिडिक मीडियम की बात करेगा ना, इफ़ एसिडिक, है ना, एसिडिक होगा, इफ़ एसिडिक होगा तो क्या होगा, H+ की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तभी तो एसिडिक होगा। H+ कंसंट्रेशन आप बढ़ा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन आयन हो जाएगा। कॉमन आयन होने की वजह से क्या हो जाएगा, पहले कॉमन आयन, और कॉमन आयन हो जाएगा तो ली चटर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये बैकवर्ड चले जाएगा। बैकवर्ड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा कि आपकी HPH की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और आपका ये जो सॉल्यूशन है ये कलरलेस हो जाएगा। इसका मतलब एसिडिक जब H+ ज़्यादा तब तो क्या हो जाएगा, तभी हो जाता है कलरलेस हो जाता है। अब मान लो इफ
बेसिक कब होगा, जब ये OH माइनस जो होगा ये बढ़ जाएगा, है ना। OH माइनस बढ़ा तो OH माइनस जैसे ही आएगा तो H प्लस से रिएक्ट कर जाएगा, वो H प्लस से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, इसको कंज्यूम कर लेगा। तो H प्लस कम कर दोगे तो रिएक्शन कहाँ आएगी, फॉरवर्ड आएगी, है ना। ड्यू टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, चैटलियर प्रिंसिपल से क्या होगा, ये आपका H खा जैसे H कंज्यूम होगा तो रिएक्शन आगे आ जाएगी, फॉरवर्ड आ जाएगी। फॉरवर्ड आ जाएगी तो क्या होगा आपके पास PH, फॉरवर्ड आएगी तो क्या हो जाएगा, जो फिनोल्फथालीन आयन है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, इसी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। देखो यहाँ पे तो क्या हो गया, यहाँ पे कलरलेस, और अगर अपन H प्लस बढ़ाया तो कलरलेस हो गया, और अगर आपने OH माइनस बढ़ाया तो क्या हो गया, पिंक हो गया। मतलब एसिडिक में तो ये कलरलेस दिखा रहा है और बेसिक में क्या दिखा रहा है, पिंक दिखा रहा है, ठीक है। अब एक बात समझो, अगर इक्विवेलेंस पॉइंट, ध्यान दो, इक्विवेलेंस पॉइंट पे देखो क्या होगा, ध्यान समझो, इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा, ये जो पीएच माइनस है ना, जब समझो पीएच माइनस और एचपीएच अगर दोनों बराबर बराबर से हुए ऑलमोस्ट, तब क्या होगा, ये कलर चेंज कर रहा होगा अपना। देखो पहले तो ये क्या है, कलर एसिडिक है, अब आप उसमें OH डालते आ रहे हो, OH डालते आ रहे हो, है ना। तो क्या हो रहा है, पहले वो एसिडिक, ज़्यादा एसिडिक था, फिर एकदम बेसिक की तरफ जा रहा है वो, है ना। अब जब बेसिक की तरफ जा रहा है वो, तो बीच में एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे HPH और PH माइनस इक्वल अमाउंट में रहेगा, है ना। तो उसमें कलरलेस भी रहेगा और पिंक भी रहेगा, तो बीच का सा कुछ कलर बन जाएगा, है ना। तो उस टाइम को बोलेंगे कलर चेंज हो रहा है उसका, और कलर चेंज हो रहा है उस टाइम बोलेंगे तो वही उसका इक्विवेलेंस पॉइंट डिनोट करता है। समझ में आ रहा है, कलर जब चेंज हो रहा होता है तब वो इक्विवेलेंस पॉइंट है वो। समझ में आई बात आपको। देखो अगर मैं इसको KIN ना, देखो ध्यान दो, तो इसको अगर मैं बोलूँ एक इंडिकेटर जनरली इसको सॉल्व करें तो देखो कैसे बोलेंगे अपन। समझ लो एक H इंडिकेटर लिया मैंने, है ना, और एक S टूटेगा, ये टूटेगा आपके पास H प्लस और इंडिकेटर माइनस में, ठीक है। ध्यान दो, बात समझना ध्यान से देखो, है ना। अब क्या बोलेंगे, K इंडिकेटर जो होगा इसका, ये क्या होगा, ये IN माइनस H प्लस और HIN हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर देखो अगर मैं H प्लस यहाँ ले जाऊँ, बाकी सबको यहाँ ले जाऊँ, देखो तो H प्लस तो यहाँ आ गया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, KIN हो जाएगा, HIN हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, IN माइनस आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ अगर मैं लॉग लूँगा तो क्या आएगा, लॉग H प्लस आ जाएगा, लॉग KIN आ जाएगा, प्लस ये मल्टीप्लाई में तो प्लस में हो जाएगा, लॉग HIN डिवाइड बाई IN माइनस हो जाएगा। क्लियर है बात सब लोगों को यहाँ तक। अब इस रिएक्शन को मैं पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, देखना अपन नए पेज पे करते हैं। देखो इसको अगर इस पूरे को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग H प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग KIN हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग HIN इंडिकेटर अपॉन इंडिकेटर आयन। क्लियर है आपको बात, ठीक है। अब देखिए इसके बाद माइनस लॉग PH क्या हो गया, ये तो PH बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये PKIN इंडिकेटर बन जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस लॉग IN ऊपर आ गया, माइनस अंदर ले गया ना मैं, IN माइनस ऊपर आ गया, और HIN कहाँ आ गया, नीचे आ गया। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। देखो ध्यान से, अब एक बात सोचो, अगर मैं बोलूँ इक्विवेलेंस पॉइंट पे, है ना, तो ये आपका फाइनल आ गया। अगर बोलूँगा एट इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, कलर चेंज हो रहा होगा, है ना, कि अपन ने इंडिकेटर ऐसे चूज़ किया है कि वो इक्विवेलेंस पॉइंट पे कलर चेंज करता है ना। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा, कलर चेंज हो रहा है। कलर चेंज कब होगा, जब इन दोनों की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट क्या रहेगी, बराबर रहेगी, है ना। HIN मतलब आज HIN कितना हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या होता है, लॉग क्या हो जाएगा, लॉग वन कितना 0 हो जाता है। मतलब इस टाइम पे PH इज इक्वल टू PKIN हो जाएगा। यहाँ तो बस समझ में आई। इसका मतलब देखो अपन जब इंडिकेटर चूज़ करेंगे तो ऐसा इंडिकेटर चूज़ करेंगे कि जिसका PKIN, देखो KIN तो अपने को पता ही है, सब पहले सबको, हर वीक एसिड का, वीक बेस का ना, तो उसका PKIN जो होगा वो PH के ऑलमोस्ट बराबर हो, है ना। अगर ऐसा होगा तो वो उसी टाइम पे अपना कलर चेंज करेगा वो। क्लियर बात सब लोगों को, है ना। जैसे सिमिलरली अगर मैं मिथाइल ऑरेंज की बात भी करता हूँ, देखो सेकेंड, है ना, वो भी सेम का सेम ही है। अगर मैं बात करता हूँ मिथाइल ऑरेंज की, तो वो क्या होता है, वो वीक बेस होता है ना। अगर वीक बेस होगा तो क्या होगा, जैसे MEOH हुआ वो ना, तो क्या छूटेगा, वो Me प्लस हो जाएगा और OH माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ये रहता है येलो, और ये क्या रहता है, येलो से रेड में कन्वर्ट हो जाता है
है ना, मिथाइल ऑरेंज, तो येलो से रेड में कन्वर्ट हो जाता है ये, ठीक है। अब इसके अंदर भी यही है, देखो अगर एसिडिक रहेगा, ध्यान दो, है ना, देखो अगर बेसिक रहेगा, इसमें क्या होगा, अगर बेसिक रहेगा ना, बेसिक, तो बेसिक में क्या होता है, OH माइनस बढ़ेगा। अगर OH माइनस की कंसनट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्शन पीछे आएगी, तो ये क्या रहेगा, तो MeOH बढ़ेगा, है ना, बैकवर्ड जाएगा, और ये कौन से फॉर्म में रहेगा, ये रहेगा येलो के फॉर्म में। ये बात समझ में है आपको इजीली, है ना, क्योंकि ये एमी जो अनडिसोशिएटेड फॉर्म में तो येलो में रहता है, ये डिसोशिएटेड में रेड में रहता है ये, ठीक है, अगर येलो रहता है। और अगर मैं बोलूँ इसको कि अगर ये एसिडिक में आ जाएगा तो H प्लस अगर इसका बढ़ेगा, ध्यान दो, H प्लस इसको बढ़ाएंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा H प्लस जब बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये OH को कंज्यूम कर लेगा, तो रिएक्शन आगे आ जाएगी, तो Me प्लस की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी और ये क्या बन जाएगा, ये रेड बन जाएगा, है ना। पर एक टाइम ऐसा आएगा, ध्यान दो, एक टाइम ऐसा आएगा जब MeOH और H प्लस की कंसनट्रेशन ऑलमोस्ट सेम सी रहेगी, तब क्या होगा, ये अपना कलर चेंज कर रहा होगा, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे अपन, इक्विवेलेंस पॉइंट बोलेंगे, है ना। तो बेसिकली क्या है, अपन क्या है ना, टाइट्रेशंस के हिसाब से अपना इंडिकेटर चूज़ कर रहे हैं। तो अभी अपना सेकंड इसके बाद यही पढ़ना है कि अपन इंडिकेटर कैसे चूज़ करें। बाकी आपको ये बात समझ में आ गई ना, इंडिकेटर जो इक्विवेलेंट पॉइंट है उस पर इंडिकेटर IN माइनस और HIN की कंसनट्रेशन सेम हो जाएगी, और PH जो होगा P के IN के लगभग होना चाहिए, है ना। अपन इंडिकेटर चूज़ करेंगे, इसमें इक्विवेलेंस पॉइंट का जो PH आएगा वो अपना P के IN है वो ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर बात सब लोग को यहाँ तक, ठीक है। अब देखते हैं कि अपन जो अपना PH है, जो अपना इंडिकेटर है वो कैसे चूज़ करते हैं। देखो इस थ्योरी से आपको एक बात और समझ में आई कि जो जैसे मान लो कि आपका इक्विवेलेंस पॉइंट जो है ना एसिड बेस टाइट्रेशन का, वो आ रहा है 3, है ना, 3 चलो 4 आ रहा है वो ना, 4 इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा है, और आपने फिनोफ्थलीन इंडिकेटर यूज़ कर लिया है, तो वो यूज़लेस है। वो यूज़लेस क्यों है, क्योंकि जब उसका इक्विवेलेंस पॉइंट आया तब ये अब इंडिकेट कर ही नहीं पाया उसको, समझ में आया। ये तो कब इंडिकेट कर पाएगा, जब किसी एसिड बेस, जब भी एसिड बेस रिएक्शन है उसका अगर आपका पीएच जब उसका इक्विवेलेंस पॉइंट इसके बीच में आएगा तब वो इंडिकेट करेगा, है ना। तो अगर आपका इक्विवेलेंस पॉइंट अगर मान लो 4 आ रहा है तो 4 के लिए आप मिथाइल ऑरेंज यूज़ करोगे या फिनोफ्थलीन यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे मिथाइल ऑरेंज, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज जो है ना वो इस रेंज के अंदर अपना कलर चेंज करता है, समझ रहे हो। तो इसमें क्या हो रहा है, इंडिकेटर्स अपन अपनी इच्छा से यूज़ कर रहे हैं ताकि अपने को इक्विवेलेंस पॉइंट पे कलर चेंज मिल जाए, और उसकी हेल्प से अपन N1V1 इजिकल टू N2V2 निकाल के लगा के अपना डिज़ायर्ड जो भी चीज़ निकालनी है, जो अननोन है, वो फाइंड आउट कर सके अपन, है ना। अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है वो है सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर। तो क्या होता है, जब एसिड बेस टाइट्रेशन कर्व होता है उसमें अपन इंडिकेटर का सिलेक्शन करते हैं। ध्यान सुनना, देखो अब ये सिलेक्शन ऑफ इंडिकेटर से पहले अपने को टाइट्रेशन समझनी पड़ेगा, थोड़ा सा टाइट्रेशन में होता क्या है। अब मैंने कहा था पहले टाइट्रेशन बहुत तरीके होती है, पर अपन यहाँ कौन सी पढ़ेंगे, सिर्फ एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ेंगे ना, ध्यान दो। अब देखो ऐसा एक अपरेटस होता है इसका, जिसके अंदर ध्यान दो, ये जो नीचे फ्लास्क ना, फ्लास्क, इस फ्लास्क में टाइट्रेट होता है जिसका वॉल्यूम नोन होता है, और इसको बोलते हैं ब्यूरेट। इस ब्यूरेट में टाइट्रेंट होता है ना, टाइट्रेंट होता है। इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, देखो यहाँ से ये स्टॉप क्लॉक है, इसको यहाँ से खोलेंगे, जैसे ही खोलेंगे तो क्या होगा, आपका जो इसके अंदर ब्यूरेट के अंदर टाइट्रेंट जो है इसके अंदर, वो क्या करेगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें गिरता रहेगा, ठीक है, इसमें गिरता रहेगा। और जब इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा तो इसको मैं बंद कर दूंगा और मैं देख लूँगा कि भाई कितना जो आपका टाइट्रेंट है वो यूज़ में आया है। यहाँ तो बात क्लियर है आपको। तो आपको इसका भी टाइट्रेंट का वॉल्यूम भी मिल जाएगा और टाइट्रेट का वॉल्यूम भी मिल जाएगा। क्लियर बात सब लोगों को। अब दोनों का वॉल्यूम मिल जाएगा, एक की नॉर्मेलिटी है, कंसंट्रेशन गिवन होगी और एक की गिवन नहीं होगी, तो आप क्या करें, दोनों की इक्वल करके आप आराम से निकाल सकते हो। N1V1 इजिकल टू N2V2 करके दूसरे का आप आराम से नॉर्मेलिटी निकाल सकते हो। क्लियर बात। और नॉर्मेलिटी आ गई तो वहाँ से आप अपना मोलेरिटी या जो भी आपको निकालना है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ध्यान दो, अब ये तो है इसका बेसिक क्या होता है ना। अब बात करते पहले कि एंड पॉइंट और इक्विवेलेंट पॉइंट जो बोल रहा हूँ वो होता क्या है। ध्यान सुनो, देखो वो पॉइंट जिस टाइम पे ये जो अंदर का फ्लास्क में जो टाइट्रेट है और टाइट्रेंट है, दोनों की रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, है ना, इसमें इतना वॉल्यूम डाला जाए कि फाइनली जो जितना भी टाइट्रेट है सारा का सारा रिएक्ट कर जाए टाइट्रेंट से, है ना। अपन टाइट्रेट का टाइट्रेशन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेंट। देखो, द पॉइंट एट विच रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वन सॉल्यूशन हैज़ बीन एडेड टू अनदर सॉल्यूशन एग्जैक्टली टू कंप्लीट द रिएक्शन बिटवीन द टू सॉल्यूशन। मतलब इतना मिलाना है इसको कि इस दोनों की कंप्लीट रिएक्शन हो जाए। ऐसे एसिड और बेस तो पूरे एसिड और बेस दोनों कंप्लीटली रिएक्ट हो जाए।
क्लियर बात सब लोगों को। अब अगर दोनों कंप्लीटली रिएक्ट हो गए एसिड और बेस तो क्या बचेगा, तो सॉल्ट बनेगा। अब वो सॉल्ट जो है वो सॉल्ट आगे हाइड्रोलाइसिस कराएगा, तो अब सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के केस से पता लगेगा कि जो फाइनली जो इक्विवेलेंट जो बना है, जो आपका एक एंड पॉइंट जो आया है उसका पीएच क्या है, एसिडिक है, बेसिक है या 7 पे, वो अपन हम पहले पढ़ चुके हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के अंदर, है ना। अब वो अपन समझना है, देखो ठीक है। अब इंडिकेटर्स का क्या काम हुआ है, ध्यान दो। देखो मैंने बोला कि जब दोनों रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो मुझे पता कैसे लगे कंप्लीट हो चुकी है ना। मैं तो इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहा हूँ, मुझे तो पता नहीं लग रहा कि भाई मैं तो इसको खोल दिया मैंने, ड्रॉप बाय ड्रॉप जा रहा है, मुझे तो नहीं पता लग रहा रिएक्शन खत्म कब हुई है ना। तो हुआ क्या, जब इंडिकेटर्स जो होते हैं ना वो एक पर्टिकुलर रेंज में अपना कलर चेंज करते हैं। मैंने आपको समझाया थोड़ी देर पहले भी ना। अगर जिस मान लो पीएच मतलब जिस रेंज में, ध्यान दो, जिस रेंज में आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आया, अगर उसी वही रेंज अगर इंडिकेटर की भी रहेगी तो वो अपना इसी रेंज में कलर चेंज करेगा। क्लियर आपको, है ना। तो इसका मतलब वो उसको इंडिकेट कर दिया कि हाँ भी इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो वापस समझाऊंगा मैं आपको, बस आप इतना अभी यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि ये होता है, यहाँ से अपन एक सॉल्यूशन डालते हैं, यहाँ पे दो सॉल्यूशन होता है, दोनों को अपन कंप्लीटली रिएक्शन कराते हैं। बस इतनी बात समझ में आई। जब कंप्लीटली रिएक्शन हो जाता है तो क्या होता है, उसे एंड पॉइंट कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब देखो, अब अपन इनका ग्राफ बनाएंगे। देखो इसके अंदर 4 केस हो सकते हैं, या तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड हो सकता है, यहाँ पे वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, फिर दोनों ही वीक हो सकते हैं। ठीक है, 4 केस बन रहे हैं। अब 4 केस बनेंगे तो दोनों चारों के 4 ही ग्राफ बनेंगे, है ना। और ये 4 के 4 ग्राफ जो हैं ये अपन पढ़ चुके हैं किसके अंदर, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में पढ़ चुके हैं। ध्यान दो, अब ध्यान दो, अगर मुझे बताओ, अगर मैं स्ट्रॉन्ग, देखो यहाँ पे लिखा है टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है ना, ये तो जो फ्लास्क में आ गया, और स्ट्रॉन्ग बेस को अपन ऊपर ब्यूरेट से खोला और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बेस जाता आ रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस का वॉल्यूम यहाँ पे अपना मेजर कर लिया और साथ साथ पीएच अपने को पता है। ठीक है, तो बताओ स्ट्रॉन्ग बेस तो नॉर्मल सी बात है, 7 आएगा पीएच इसका इक्विवेलेंट पॉइंट। तो इसका जो ग्राफ आता है ना, ये ऐसे स्टीप कर्व आता है यहाँ पे, है ना। तो 3 से लेके 8-10 के बीच में स्टीप कर्व आ रहा है। क्लियर बात सब लोगों को, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो सेकंड में क्या है, टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस जब होता है तो मैंने आपको कहा था कि पीएच जो होगा वो किस में आएगा, वो बेसिक नेचर में आएगा, है ना, मतलब 7 से ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे पीएच को लगभग कुछ 8 के लगभग आता है, 8.3 के लगभग है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो बेसिक वाला वहाँ पर स्ट्रेट करवाएगा। यहाँ पे कहा था इस इतने लंबे स्ट्रेट करवाया था, यहाँ पे क्या है, इतने स्टीप करवाएगा। स्टीप कर्व बोलते हैं इसको, मतलब स्ट्रेट। ठीक है, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आप देखो यहाँ देखूँ, इसके अंदर देखो, इसमें क्या है, यहाँ लिखा टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो मतलब कहाँ हो जाएगा, अगर टाइट्रेशन अगर सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में अगर इक्विवेलेंट पॉइंट आ चुका है तो क्या स्ट्रॉन्ग एसिड का जब सॉल्ट बनेगा तो क्या बनेगा, वो पीएच उसका जो रहेगा वो कम रहेगा, 7 से कम रहेगा। तो मान लो यहाँ पे 3.3 और 4 के बीच में, तो इस टाइम पे क्या आ रहा है, इस टाइम पे स्ट्रेट कर्व आ रहा है। और जब दोनों ही वीक रहेंगे तो जो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस होगा उस पर डिपेंड करता है कि जो आपका एसिड और बेस है उसका के और के बी की वैल्यू क्या है, उस पर बेस पे डिपेंड करेगा। तो उसका ग्राफ जो आता है उसमें स्ट्रेट कर्व आता ही नहीं है, यहाँ पे हल्का सा बीच में स्ट्रेट कर्व रहेगा। बाकी क्या होगा, ना ही तो फिनॉल्फथीन वाले रेंज में आएगा, ना ही मिथाइल ऑरेंज वाले रेंज में आएगा। ठीक है, अब देखो मैं स्ट्रेट कर्व से मतलब क्या है, ध्यान दो, अब ध्यान सुनो। देखो अब सिलेक्शन देखो कैसे करेंगे, वो बात आपको समझनी ध्यान से। देखो आप मुझे बताओ कि फिनॉल्फथीन जो होता है ना, इसका तो पीएच चेंज करने का रेंज होता है 8 से 10 के बीच में। ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज का होता है 3 से 4.4 के लगभग, मान लो 4.2 के लगभग। ठीक है, क्या इसके रेंज के बीच में ये कर्व जो है वो स्ट्रेट है? हाँ है। क्या इस रेंज के बीच में कर्व स्ट्रेट है? हाँ है। इसका मतलब इसके लिए अपन दोनों ही इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में अपन दोनों इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं कि दोनों केस में ही स्टीप कर्व आ रहा है। और ढंग समझ में आएगा जब ये समझाऊंगा। देखो ध्यान दो, यहाँ देखिए फिनॉल्फथीन के केस में यहाँ पे स्टीप कर्व है, कोई दिक्कत नहीं, तो अपन फिनॉल्फथीन यूज़ कर सकते हैं, है ना। पर मिथाइल ऑरेंज जो होगा ना, इसके जो रेंज है पीएच रेंज में, वहाँ पे स्टीप कर्व नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं है। इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर मिथाइल ऑरेंज यूज़ नहीं कर सकते अपन। समझ में आ रहा है आपको? मतलब जब कहने का मतलब ये, जब मिथाइल ऑरेंज अपना कलर चेंज करेगा ना, उस टाइम इक्विवेलेंस पॉइंट आया ही नहीं है। सोच पा रहे हो बात ये? जब मिथाइल ऑरेंज जब अपना कलर चेंज करेगा, जब वो कलर चेंज कर रहा होगा तो उस टाइम तो इक्विवेलेंट पॉइंट आया नहीं। इक्विवेलेंस पॉइंट तो यहाँ पे आया है, तो इसको यूज़ कर लोगे तो आपकी गलत रीडिंग आ जाएगी। आपको लगेगा इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका है, पर इक्विवेलेंस पॉइंट आया ही नहीं है। यहाँ देखिए नेक्स्ट, यहाँ देखो इस टाइम क्या है ना, स्टीप कर्व कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा
है ना, मिथाइल ऑरेंज के रेंज में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका इक्विवेलेंस पॉइंट आ रहा है ना। तो ये मिथाइल ऑरेंज यूज़ कर सकते हैं, टिक लगा रखा है, पर फिनोल्फ्थालीन जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे स्टीप कर्व आया नहीं, स्टीप कर्व नहीं आया। इसका मतलब ये अपना कलर चेंज, जब ये कलर चेंज करेगा, कलरलेस से पिंक हो जाएगा, तो उससे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कुछ भी, है ना। वो बिना इक्विवेलेंस पॉइंट पे चेंज कर देगा, तो वो अपन ये यूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना। अब लास्ट देखो, अगर अपन दोनों ही वीक लें, दोनों ही वीक हैं अगर, तो ध्यान दो, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब ना ही तो अपन फिनोल्फ्थालीन यूज़ कर सकते हैं, ना ही मिथाइल ऑरेंज, क्योंकि ना ही तो मिथाइल ऑरेंज की रेंज में स्टीप कर्व है, ना ही फिनोल्फ्थालीन की रेंज में स्टीप कर्व है। स्टीप कर्व है ही नहीं, स्टीप कर्व है ही नहीं, तो मतलब आप उस टाइम ना ही तो फिनोल्फ्थालीन यूज़ कर सकते हो, ना ही मिथाइल ऑरेंज यूज़ कर सकते हो। तो कंक्लूजन ये है कि आपके स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में दोनों यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड में फिनोल्फ्थालीन यूज़ कर सकते हैं, और आपके अगर वीक एसिड वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा तो मिथाइल ऑरेंज यूज़ कर सकते हैं, और दोनों ही वीक आएगा, दोनों में से कोई भी यूज़ नहीं करते। इसका मतलब कंक्लूजन पॉइंट अपन ये बोल सकते हैं, देखो इसमें क्या होता है कि जे पीएच ऑफ द ट्रांजिशन रेंज ऑफ इंडिकेटर, मतलब इंडिकेटर का जो पीएच ट्रांजिशन रेंज है ना, वो कोइंसाइड करना चाहिए स्टीप पोर्शन के। मतलब जैसे फिनोल्फ्थालीन का कितना होता है, 8 से 10 के लगभग होता है ना, तो आपका जो कर्व जो हो, टाइट्रेशन कर्व, उसका स्टीप पोर्शन जो होगा ना, वो भी 8 से 10 के बीच में स्टीप होना चाहिए, मतलब, है ना, टाइट्रेशन कर्व, तभी आप वाला इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो। क्लियर है बात सब लोग को ये तो।